BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। CBCS मॉडल पे, सेम इसी मॉडल पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी अपना पेपर कराने जा रहा है। देखिए टोटल 25 नंबर का, जो टोटल 100 नंबर में से 25 नंबर जो इंटरनल था वह तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका। 75 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव के बाद जो दूसरा है आपका वह बांटा गया है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और डिस्क्रिप्टिव में 6 दिए गए जिसमें से 3 को करना है। तो ये आपका प्रोफार्मा है भरने का, रोल नंबर और नाम से संबंधित। फिर नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 15 नंबर हो गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा दिया है प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मुख्य लक्षण क्या है, या मुख्य लक्षणों का या मुख्य लक्षण का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या या अंतर लिखिए उनका। और चौथा क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। संशोधन प्रक्रिया यानी कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। पांचवा देखिए इसमें दिया है भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। और छठा दिया है राज्य के राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। इन 6 क्वेश्चन में से देखिए 3 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना, आप लोगों को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। 15 नंबर है। देखिए इसमें आपका गैप दे दिया है, इसी में आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा। और उसके बाद ये 15 नंबर के बाद फिर जो दूसरा पार्ट है, यह पेपर आपका 1 घंटे का होगा। देखिए यहाँ पे 1 घंटे लिखा है और दूसरा पेपर जो है यह 1.5 घंटे का है। देखिए 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर्स। इसमें देखिए 60 अंकों का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम 60 नंबर रहेंगे। और इसमें देखिए लिखा है पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, यानी 1.5 नंबर का होगा। तो इसमें सारे कंपलसरी हैं। अब आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। इसको मैंने कुछ सॉल्व भी किया है, कुछ वैसे सॉल्व किया जाएगा। एक साइड हिंदी वर्जन दिया है और दूसरे साइड आपका इंग्लिश वर्जन दिया है। तो पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन है, चूँकि स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और प्लस भारतीय संविधान, तो दोनों से क्वेश्चन पूछा है। देखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उपयुक्त कथन किसका है? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के आसपास ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। दूसरा दिया है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो आप जानते हैं 1915 में जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौटे तो इन्होंने अपने प्रारंभिक कार्यक्रम में चंपारण, दांडी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह चलाया था जो काफ़ी सफल रहा। 1919 में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। फिर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये गांधी जी होगा। देखिए रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में पास हुआ था। ये रॉलेट एक्ट ये था कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था जिसने एक कानून बनाया। इस कानून के तहत चूँकि भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ और क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही थी तो उनमें भारतीयों को रोकने के लिए
सिडनी रॉलेट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था उसमें ये था कि बिना वारंट इशू किए पुलिस किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में कई सालों तक डाल सकती थी और उसे जज के सामने पेश नहीं किया जाता। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, याद रखिएगा। फिर भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1935, 1858, 1919, 1909 के नियम। तो चूँकि 1858 से हम लोग 1858, 1861, 1892, 1909 ये अधिनियम भी आप लोगों ने पढ़ा शुरुआती में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इसमें 1858 में भारत परिषद का गठन किया गया था। ये 15 सदस्य था और जिसको भारत परिषद के अध्यक्ष को भारत सचिव या भारत मंत्री कहा जाता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य होता था। तो ये 1858 के अधिनियम के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासन भारत में स्टार्ट किया गया और 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया जिसके तहत भारत परिषद का निर्माण किया गया। फिर अब देखिए 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे। अगले पेज में देखिए जो 5वां क्वेश्चन है आपका, यह है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगाने का काम 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत एक तो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और साथ ही साथ राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। ठीक है, वर्तमान जो शासन प्रणाली चल रही है या इसी आधार पे चल रही है। देखिए 6ठा जो क्वेश्चन है वह है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें इस कार्यपालिका परिषद के जो अध्यक्ष थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे और इसमें उपसभापति या उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, इसमें कम से कम 15 मंत्रियों ने शपथ लिया था जिनमें सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, ऐसे ऐसे विभाग दिए गए थे। 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ समय तक माउंटबेटन रहे, लेकिन फिर 1948 में सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। अब अगला देखिए जो नेक्स्ट है, जो 8वां क्वेश्चन है। 8वां, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390, 6, 395, 12 अनुसूचियाँ, 300 अनुच्छेद, 808 अनुसूचियाँ, 400 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ। गणना की दृष्टि से अभी भी 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 बढ़ाया गया। तो वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। वैसे संविधान में प्रेजेंट टाइम में कम से कम 475 से ज़्यादा अनुच्छेद जोड़े गए हैं, इसी में A, B, C या क, ख, ग करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, पूछा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें देखिए डी पे चौथा ऑप्शन दिया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो सही है। फिर 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है उद्देशिका है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। उद्देशिका संविधान का भाग, संविधान से उच्च, संविधान का भाग इनमें से। चूँकि पहले उद्देशिका संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में चल के उच्चतम न्यायालय ने अपने कुछ केसों में ये माना कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है
और भाग के साथ साथ संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। तो वह उद्देश्य का क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला देखिए, जो नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन लिखा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों के आप नागरिक नहीं होते हैं, सिर्फ ओनली आप भारतीय नागरिक हो, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा देखिए ऑप्शन दिया है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, इसमें ब्रिटेन सही है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों के संबंध में, यानी नागरिकता लेने, देने, छीनने, इन सब से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वह भारतीय संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद कानून बना के नागरिकता के संबंध में जैसे चाहे वैसे प्रावधान कर सकती है। 13वां देखिए, मौलिक अधिकारों पे है। कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। मैंने बताया भी था पढ़ाते वक्त कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रखवाला है। रखवाला के साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, भाग 3 में, तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर मौलिक अधिकारों का आपके हनन हो रहा है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालय जा सकते हो। 14वां देखिए, 14वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि संविधान के भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? तो चूंकि जो भाग 4 क है, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे इसमें रूस से मूल कर्तव्यों को लिया गया था और इसमें जोड़ा गया। शुरुआत में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए या अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। तो टोटल 11 है इसमें, ठीक है, 11 सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 ये कह रहा है कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया था कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में, क्योंकि 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ने का उद्देश्य ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि जो सरकार हो वह जनता की भलाई के लिए काम करे। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक है, यानी एक दूसरे के पूरक है। जो मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व, एक दूसरे से अलग नहीं है एवं एक दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह किस केस में कहा था? तो न्यायपालिका ने इसको, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, केशवानंद भारतीवाद में, गोलकनाथवाद में, मिनर्वा मिल्सवाद में, चंपाकम दुरईराजनवाद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिनर्वा मिल्सवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर केशवानंद भारती जो वाद है यह भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथवाद ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। तो गोलकनाथवाद में संविधान ने, और केशवानंद भारतीवाद में, गोलकनाथवाद में संविधान ने यह कहा था कि जो उद्देशिका है वह संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है,
तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। खैर इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो मैंने बताया भी था पढ़ाते वक्त कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी हैं। देखिए इसमें पूछा है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, तो 3 प्रकार की दी हैं। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में वह आपातकाल लगा सकता है। 356 के तहत राज्यपाल के माध्यम से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वह वित्तीय आपात, अगर भारत में वित्तीय आपात आ जाए, ठीक है, तो उस समय वित्तीय आपात लगा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं लागू की गई। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सिंपल सा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें राज्यपाल दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री दिया है। अब 19वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु की सीमा क्या है। तो लोकसभा के लिए मैंने बताया था 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, याद रखिएगा। और जो 18 वर्ष दिया है इसमें 18 वर्ष आपको चुनाव में वोट देने का, यानी जब आदमी 18 वर्ष वयस्क माना गया है, जो 18 साल का होगा, अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वह चुनाव में वोट दे सकता है। और 21 वर्ष या ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अगर आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत। 20वां देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा है टर्म ऑफ राज्यसभा एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि उनका अवकाश हो जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है, ठीक है, 6 वर्ष पूरा होता है, उसके बाद अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। उतने ही नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। अब देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर का, वह कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान तो राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो इसमें और वहीं अगर लिखा रहता कि केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है या प्रधान कौन होता है, तो आप राष्ट्रपति मानते हैं। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और ये भी पूछता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। ये 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 62, 63, 64, 65। ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रहते हैं। वही अगर हम देखें उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रहते, तो ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए 24वां जो है 24 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है। तो संविधान, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह भारतीय संविधान का रखवाला या गार्जियन होता है, और संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 यह कह रहा है, देखिए सही
क्वेश्चन नंबर 25 यह कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो इसमें होगा राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति को देता है, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। 26 नंबर देखिए, कह रहा है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। मैंने हाल ही में पढ़ा है इसे। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज भी कहा जाता है, जिला न्यायाधीश। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, चूंकि परिवार न्यायालय की स्थापना संसद ने एक कानून लाया था 1984 में, और 1984 में भारत में परिवार न्यायालय की नींव रखी गई थी। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ था, परिवार न्यायालय को स्थापित करने का काम किया गया था। तो उत्तर प्रदेश ने 2 साल बाद जाके, यानी कि 2 अक्टूबर 1986 को, ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश ने क्या किया, परिवार न्यायालय का गठन किया उत्तर प्रदेश में। और जबकि केंद्र में इसकी भारतीय संसद ने जो कानून बनाया था वह 1984 में ही लागू कर दिया था। उसके बाद कई राज्यों ने अपनाया, धीरे धीरे अपने क्रम में जब उन्हें लगा तो उन्होंने इसे अपना लिया जब ज़रूरत महसूस हुई। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो इसमें लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा में से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है, आधे से 1 वोट अधिक, तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि मंत्री रहते हैं। नहीं तो क्या है, ये मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चूंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? मैंने अभी हाल ही में बताया इसको कि केंद्र राज्य संबंधों का जो परिभाषा है या जो परिभाषित किया गया वह 7वीं अनुसूची में है। इसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दिया तो 7वीं अनुसूची मारी गई, ऑप्शन नंबर ए। ये जो 31वां क्वेश्चन है, यह कह रहा है विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित किया गया है। तो केंद्र व राज्य जिस पे दोनों सरकारें कानून बनाती हैं वह है समवर्ती सूची। ठीक है, कि संघ सूची जो ये ऑप्शन नंबर 1 दिया, इस पे केंद्र सरकारें कानून बनाती हैं। राज्य सूची, इस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। लेकिन अगर बाय द वे अगर एक विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना रहे हैं और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस दशा में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। और डी दिया है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट जो सूची है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, जैसे स्पेस हो गया, ठीक है, सैटेलाइट से संबंधित, तो फिर आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था, अब तो ये क्या है, ये अवशिष्ट सूची में शामिल है। तो इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। जो अगला पेज है उस पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इस पेज पे, क्वेश्चन नंबर जो 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? यानी भारत में जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है, जिसे वस्तु सेवा कर कहा जाता है, यह कब से प्रभावी हुआ था, यानी कब से लागू हुआ था?
1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। तो भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017। देखिए 33वां क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं वर्तमान समय में। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस का, स्टेट का, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत संसद द्वारा उस विशेषाधिकार को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। और अनुच्छेद 371 के उपबंध में वर्तमान समय में आप 11, 12, 13, 14 जो लागू हो रहे हैं उपबंध अनुच्छेद 371 के, या 11 राज्यों पर लागू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, और पूर्वोत्तर के आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं 7 राज्य, उन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर लागू होता है। तो टोटल 11 हो गए। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये चैप्टर, ये पॉइंट अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, अब लास्ट 8वीं यूनिट में है, तो जब चुनाव आयोग पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 324 होगा इसमें। 320, 322, 326। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यानी कि ये समझिए चुनाव आयोग के कार्य हैं और ये कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की सूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। इनमें से जो बी, सी, डी है, यह तीनों चुनाव आयोग के कार्य हैं। लेकिन जो ए है, चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, तो चुनाव आयोग यानी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो चुनाव की अधिसूचना भारत का राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। फिर देखिए जो 36 है, 36 वाला नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति, पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने वाला संसद का कोई भी सदन, ठीक है, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके दे और दूसरा सदन उसी प्रक्रिया के द्वारा उसकी पुष्टि कर दे, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद समाप्त माना जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग है, ठीक। और इसी प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया जिसे कदाचार कहा जाता है और संविधान का अतिक्रमण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 यह कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आप लोग से परिचित हो, कोई सीधे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें भारत के वैज्ञानिक थे जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे, तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आपका यह है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो मैंने बताया भी था पढ़ाते समय,
राज्य की संघीय व्यवस्था के राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। इस समय लोकसभा की 80 सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से, और राज्यसभा में याद रखिएगा कुल 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लोकसभा का है 80 और राज्यसभा का 31 है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश से, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती? ठीक है, बिहार में भी पाई जाती है अनुसूचित जनजातियां, उड़ीसा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब हरियाणा साइड में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो पंजाब में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, पंजाब में अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर का है, 40वां क्वेश्चन, यह कह रहा है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? 2, 3, 4, 5 दिया है। देखिए शुरू में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था और यह 1990 के आसपास तक रहा, 1989-90 तक। बाद में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, लेकिन 1992-93 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया, जिस पे उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में, ऐतिहासिक निर्णय में, और खास करके संवैधानिक पीठ बैठी थी, तो ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को सही ठहराया और कहा कि जो सरकार ने व्यवस्था की है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, तो वर्तमान समय में टोटल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेके कुल 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यानी कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, देख लीजिए। तो सेम यही पैटर्न रहेगा आपके भी, यानी कि जो 40 क्वेश्चन है वह 40 क्वेश्चन आपके 1/2 यानी कि 1.5 नंबर के हैं, तो 60 हुआ, 60 नंबर। और 6 क्वेश्चन देगा डिस्क्रिप्टिव में, जिसमें से आपको 3 करना रहेगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 15। तो टोटल 7, 15, 75 हो गए। तो ये प्रोसेस रहेगी आप। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पैटर्न देखा, धन्यवाद।